नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा भारद्वाज और आज हम सिटी सेंटर शो लेकर हाजिर हैं देश के सबसे लंबे 22 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल से अटल सेतु, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके लिए महाराष्ट्र दौरे पर थे और बहुत बड़ी सौगात मुंबई वासियों को मिल चुकी है, क्योंकि मुंबई नवी मुंबई को जोड़ने के लिए जो सफर लोग तय करते थे वो 2 घंटे से ज्यादा का कई बार होता था, जो घटकर अब 20 मिनट हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ा मुंबई वासियों के लिए तोहफा। इसकी खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा दें, पहली तस्वीर, क्योंकि कल से ही आम नागरिकों के लिए अटल सेतु खुलने वाला है। उससे पहले एनडीटीवी के स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीरें देख रहे हैं। गेम चेंजर साबित होगा ये मुंबई वासियों के लिए, जहां आबादी इस कदर है कि वहां पर जगह की कमी है और अब एक ऐसा शहर जो अपने आप में मुंबई जैसा चमकता दिखेगा। यहाँ पर रेसिडेंशियल कमर्शियल स्पेस एक के बाद एक बनने शुरू हो रहे हैं। इसके उद्घाटन की खबर आने के समय से ही उम्मीद ये भी है कि प्रॉपर्टी की रेट में जल्द उछाल भी दिखेगा। और इसी के साथ ही तेजी से रफ्तार से नवी मुंबई में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर भी काम शुरू हो चुका है। तो मुंबई से सीधे नवी मुंबई का रास्ता 20 मिनट में तय होगा और विशेष तकनीक से इसको बनाया गया है ताकि भूकंप, तेज तूफान और ऊंची लहरों का असर इस पर न पड़े। साल 2016 में पीएम मोदी ने खुद इसका शिलान्यास किया था और अब जाकर उन्होंने साल 2024 में इसका उद्घाटन किया है। साल की शुरुआत एक बड़े सौगात के साथ राजनीतिक चश्मे से भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी देखने वाला है। 21.8 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है। इसका 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समंदर के ऊपर है और 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर। इस पुल की क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों की है। हालांकि फिलहाल रोज करीब 50,000 वाहनों के गुजरने का अनुमान है। इस पुल से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी मिलेगी, सीधा रास्ता होगा। अटल सेतु पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर पाएंगे यात्री। साथ ही भारी वाहन, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर और बाइकर्स को जाने की इजाजत इस पर नहीं मिलेगी। कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। मैं 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकता, जब मैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहां आया था। तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। अटल सेतु के सहारे सफर करके हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने जानने की कोशिश की कि इसे पार करने में कितना समय लगेगा। आइए आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। हम इस समय नई मुंबई के चिरले में हैं, जहां पर अटल सेतु शिवड़ी से होकर यहां नई मुंबई में उतरता है और यहीं से अगर मुंबई जाना है तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहां से चढ़कर अटल सेतु होते हुए हम मुंबई पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले इसका उद्घाटन किया है, लेकिन अभी इस पुल के जरिए जाने की इजाज़त नहीं है, बैरिकेड लगाई गई है। लिहाजा हम अभी पुराने रास्ते से ही होकर जाएंगे नई मुंबई होते हुए और देखते हैं कि यहाँ से शिवड़ी में इस अटल सेतु के दूसरी तरफ पहुँचने में कितना वक्त लगता है। चिरले से जेएनपीटी और पाम बीच रोड होते हुए अब हम वासी पुल के पास आ गए हैं। पाम बीच पर तो हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर आते ही देखिए ये ट्रैफिक है जो यहाँ पर जाम लगा हुआ है। अब देखेंगे इसके बाद कितना वक्त लगता है शिवड़ी तक पहुँचने में। ये जो आपने देखा टोल भरते हुए, पैसा देते हुए, ये जो अटल सेतु है उस पर ये तस्वीर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो जो टोल है भारत में पहली बार उस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, ओपन रोड टोल सिस्टम। यानी कि वहाँ पर जैसे यहाँ हमें रुकना पड़ा, वहाँ गाड़ियों को रोकना भी नहीं पड़ेगा, गाड़ियाँ रफ्तार में चलती रहेंगी और टोल अपने आप जो हाईटेक जो टेक्नोलॉजी लगी है, कैमरे लगे हैं, उनके जरिए स्कैन होकर फास्टैग से पैसा अपने आप कट जाएगा। तो उसमें भी काफ़ी समय बचत होगी। जैसे यहाँ पर समय गया वैसे उतना समय उस पर नहीं जाएगा। नई मुंबई से टोल नाका और वासी का पुल क्रॉस कर अब हम मुंबई में आ चुके हैं और मुंबई में चेंबूर पहुंचे हैं।
चेंबूर में यहाँ से हम फ्रीवे पकड़ेंगे। फ्रीवे यानी चेंबूर से बिना किसी सिग्नल वाला एक रास्ता है जो फ्लाईओवर से होते फ्लाईओवर है पूरा, और वो जाकर सीधे दक्षिण मुंबई के पास में उतरता है। जो अटल सेतु है वो भी नई मुंबई से चिरले से जो शुरू होगा तो सिवड़ी में आकर फ्रीवे से मिलता है, तो वहाँ तक अभी हम इस फ्रीवे से जाएंगे। हम फ्रीवे पर वडाला पहुँच चुके हैं। हम फिलहाल फ्रीवे पर हैं। आज ट्रैफिक कम है, हमारी रफ्तार भी अच्छी है, लेकिन यहाँ से देखिए अटल सेतु का अद्भुत सुंदर नज़ारा। पूरी ये जो सामने लाइट पूरी आपकी दिखाई पड़ रही है, शिवड़ी से लेकर नई मुंबई के चिरले तक समुद्र के बीच में देश का सबसे बड़ा लंबा पुल ये हमें दिखाई पड़ रहा है। सुंदर ये उसकी लाइटिंगें हैं। इस पुल से आने में 20 मिनट का वक्त लगता है नई मुंबई के चिरले से शिवड़ी तक। फ्रीवे पर हम अब उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जो कि अटल सेतु जहां पर आकर नई मुंबई के चिरले से शिवड़ी में आके जाके कनेक्ट होता है। यहां हमें पहुंचने में तकरीबन 57 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, क्योंकि वहां से हम नई मुंबई से घूमकर वासी से होते हुए यहां पर आए हैं, और लगभग 55 मिनट हमें लगा पहुंचने में। अमूमन ज़्यादा वक्त लगता है, 1.5 से 2 घंटा लगता है, लेकिन आज ट्रैफिक कम थी, इसके बावजूद हमें 55 मिनट यहाँ पहुँचने में लगा है। वैसे अगर इससे आते तो सिर्फ 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाते, लेकिन उसके लिए हमें 250 रुपये टोल टैक्स देना पड़ता, जबकि हम नई मुंबई से होकर आए हैं तो सिर्फ 35 रुपये टोल टैक्स में यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो वैसे तो दिखने में जो है ये महंगा लगता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 22 किलोमीटर अगर हम माइनस कर दें तो 35 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ा। वैसे जो एवरेज है 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर है, तो उस हिसाब से देखें तो 2 लीटर ज़्यादा हमने ईंधन यहाँ पर खर्च किया, और उसकी जो कीमत है लगभग 109 रुपये है, यानी 220 रुपये हमने ऐसे ज़्यादा अतिरिक्त खर्च किया, और उसमें 35 जोड़ दें तो जो है कुल मिलाकर मामला वही पहुँचता है कि 250 के पार ही जा रहा है। तो ईंधन लगभग बराबर जा रहा है, यानी खर्चा बराबर जा रहा है इस टोल टैक्स की तुलना में, लेकिन वक्त जो है काफ़ी बच रहा है, तकरीबन 35 मिनट। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे के क्या मायने और मुख्य मुद्दे रहे, आइए आपको दिखाते हैं रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट में। त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली गोदावरी नदी में जल का पूजन करने के बाद नासिक के रामकुंड में अपनी पहली प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, जय श्री राम। कथा के मुताबिक भगवान राम वनवास के दौरान कुछ समय के लिए पंचवटी में रुके थे, इसीलिए नासिक को श्री राम की नगरी भी कहा जाता है। पहली बार नासिक के रामकुंड पर पधारे प्रधानमंत्री ने सारी धार्मिक भावनाओं को एक साथ छू लिया। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। नासिक में युवाओं के सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर खास चुटकी ली। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। राम के बाद नंबर आया काम का। प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया। इसे नाम दिया गया है अटल सेतु।
मुंबई और नवी मुंबई के बीच 2 घंटे के सफर को इस पुल से अब महज 20 मिनटों में पूरा किया जाएगा। यह सी ब्रिज 22 किलोमीटर का है। बड़े भूकंप के झटके को झेलने की भी क्षमता इसमें है, ऐसा ये मजबूत बनाया है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भूचाल आएगा और हमारे विरोधी पार्टी के लोग उसे झेल नहीं पाएंगे, ये मैं अभी कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 48 में से 42 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बिल्कुल जुदा है। बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार भले ही साथ हो गए हो, लेकिन विपक्षी खेमे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी हल्के में लेने की कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी और 18 जीती, वोट शेयर रहा 23%। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती 23, वोट शेयर रहा 27.6%। एनसीपी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीती 4 सीटें, वोट शेयर रहा 15.5%। और कांग्रेस 25 सीटों पर लड़ी लेकिन केवल 1 सीट ही जीत पाई, लेकिन उनका वोट शेयर रहा 16.3%। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा था, लगभग 92% का। महाराष्ट्र के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे दौरे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को अपने साथ रखा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती है, लिहाजा बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए प्रधानमंत्री के दौरे में राम भी था और काम भी। नासिक से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात कर्नाटक की। कर्नाटक के हावेरी में 2 अलग धर्मों के एक जोड़े के साथ मारपीट के मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और पीड़ित महिला से बयान के बाद बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। देखिए रिपोर्ट। हावेरी में एक अंतर धार्मिक जोड़े की इस तरह पिटाई याद दिला रही है कि राज्य में ऐसी मोरल पुलिसिंग करने वालों के हौसले किस कदर बुलंद है। महिला आयोग ने राज्य सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है। बीते 1 साल में ऐसे 1.5 दर्जन मामले कर्नाटका में आ चुके हैं। गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और दावा किया कि सरकार इसको लेकर सजग है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग को करने दीजिए नोटिस जारी। उनको भी सच का पता चल जाएगा कि किस तरह हमने कार्रवाई की है, किस तरह का एक्शन हमने लिया है। 2 अलग अलग धर्मों के एक महिला और एक पुरुष एक लॉज के एक कमरे में थे। अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लड़के वहां आधम के दोनों के साथ मारपीट की। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़ित महिला ने मारपीट के सभी 6 आरोपियों पर बलात्कार का आरोप लगाया। पीड़ित का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कर ली गया है और हमने एफआईआर में आईपीसी की धारा 376 डी यानी सामूहिक बलात्कार का मामला जोड़ लिया है। सेक्शन 376 इससे ठीक पहले बेलगावी में भी रविवार को एक भाई बहन के साथ मारपीट की गई। इसमें 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मोरल पुलिसिंग की घटनाएं पहले दक्षिण कर्नाटका से सामने आती थी, लेकिन इन दिनों उत्तर कर्नाटका से मोरल पुलिसिंग की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। इससे ब्रांड कर्नाटका की छवि खराब हो रही है। कट्टरता इस राज्य में तेजी से बढ़ रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी बलराज गिल ने कबूल किया है कि उसी ने मॉडल दिव्या पाहुजा का शव पटियाला की नहर में फेंका था। इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच ने पटियाला से गुजरने वाली नहर में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मुख्य आरोपी अभिजीत के खासम खास बलराज गिल को कल पश्चिम बंगाल में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी बलराज गिल को गुरुग्राम पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में बताया कि उसने दिव्या पाहुजा का शव पटियाला की नहर में फेंक दिया है। इसके बाद आरोपी बलराज गिल की निशानदेही पर गुरुग्राम पुलिस पटियाला की नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि दिव्या पाहुजा के शव को बरामद कर पाए। दिव्या पाहुजा की हत्या गुरुग्राम के
होटल सिटी पॉइंट में 2 जनवरी की रात कर दी गई थी और हत्या करने वाला आरोपी अभिजीत और उसके होटल के 2 कर्मचारियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पूछताछ में कहा था कि दिव्या पहूजा लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने उसके कई सारे अश्लील वीडियोज बना रखे थे और उस दिन वो वीडियो उसके मोबाइल से डिलीट करने के लिए कह रहा था, लेकिन दिव्या पहूजा ने जब उसको अपना पासवर्ड नहीं बताया, उसके बाद आरोपी अभिजीत ने दिव्या पहूजा को गोली मार दी और अपने 2 दोस्तों बलराज और रवि को बुलाया। ये लोग एक BMW कार से दिव्या के शव को ले गए और उसके शव को पटियाला की नहर में फेंकने के बाद फरार हो गए। उनकी लगातार तलाश चल रही थी। अभी एक आरोपी बलराज गिल पकड़ा गया है, जबकि रवि की तलाश जारी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। गोवा में 4 साल के बच्चे की हत्या की आरोपी मां के सामान से पुलिस को एक नोट मिलने की खबर है, जिससे इस मामले से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक की चित्रदुर्गा पुलिस को मिला ये नोट एक टिश्यू पेपर पर आई लाइनर से लिखा गया है। खबरों के मुताबिक सूचना सेठ ने माना है कि ये उसी की हैंडराइटिंग है। पुलिस अब हैंडराइटिंग को मिलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों ने ये नहीं बताया है कि इस पर क्या लिखा है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली है कि इसमें पति के साथ तनाव भरे रिश्ते और मानसिक थकान की बात है। पुलिस का कहना है कि इससे उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। जी, बेंगलुरु सीईओ और स्टार्टअप फाउंडर सूचना सेठ की गिरफ्तारी के बाद 3 दिन हो गई है और एक अक्यूज्ड पर्सन को सीन ऑफ क्राइम में लेके जाके वहाँ पे रिक्रिएशन ऑफ क्राइम करना एक बहुत ही रूटीन एक्सरसाइज है और इसी काम में जुड़े हुए हैं गोवा की पुलिस। आज सूचना सेठ को इसी सर्विस अपार्टमेंट में लेके जाके वहाँ पे रिक्रिएशन ऑफ क्राइम कर रहे थे और यही है वो सर्विस अपार्टमेंट जहां से सूचना सेठ अपनी बच्चे को एक लगेज में डालते हुए उसको वहां से एक कैब हायर करते हुए बेंगलुरु की तरफ जा रही थी। यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर की रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टैक्सी ड्राइवर की स्टेटमेंट के मुताबिक उसने बताया है कि ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल कूल रखते हुए पुलिस से बात करते हुए अपने गाड़ी को आईमंगला पुलिस स्टेशन की तरफ लेके जा रहा था और वहीं पे चित्रदुर्गा की पुलिस इस गाड़ी को इंटरसेप्ट करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ी एविडेंस जो है और वो है 4 साल की मासूम बच्चे की लाश। और इसी काम में जुड़े हुए हैं, इंट्रोगेशन करते हुए टैक्सी ड्राइवर की स्टेटमेंट लेते हुए और एक बहुत बड़ी चीज़ इस इन्वेस्टिगेशन के सामने आई है और वो है एक टिश्यू पेपर जो एक लगेज में था और सूचना सेठ के मुताबिक ये उसकी हैंडराइटिंग है, लेकिन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स जो है वो इस हैंडराइटिंग को मैच करने की काम में जुड़े हैं और अब देखना पड़ेगा कि ये कंटेंट जो है वो सूत्रों के मुताबिक हमें मालूम पड़ रहा है कि ये उनकी मानसिक स्थिति को सामने आने में बहुत मदद कर रही है। क्या ये मोटिव की तरफ लेके जाने में भी मदद करेगी, ये तो एक बहुत अहम सवाल है। अभी तक उसकी इंट्रोगेशन चल रही है और उसकी एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड की भी इंट्रोगेशन या कल या परसों होगी और इसमें ये मिसिंग पीसेस जो है उसका भी जो इंफॉर्मेशन है वो भी सामने आने की संभावना है। राम मंदिर को जितना भव्य बनाने की कोशिश हो रही है, उद्घाटन समारोह भी उससे कम भव्य नहीं होगा। इसके लिए देश भर से संतों को न्योता दिया गया है और उनको ठहराने के लिए एक छोटा सा शहर बाकायदा बसा दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 4000 संतों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। इन संतों और उनके शिष्यों के लिए अयोध्या शहर में राम जन्मभूमि स्थल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मिनी टेंट सिटी तैयार की जा रही है। ये टेंट सिटी 45 एकड़ के इलाके में फैली है और इसमें करीब 10 से 12,000 लोगों के रहने का इंतजाम किया जा रहा है। 4000 संत आएंगे, फिर उनके शिष्य रहेंगे। इस पूरे क्षेत्र में हमने 45 एकड़ में इस पूरे एक टेंट सिटी बनाई है। यहाँ पर 6 नगर हैं, 6 भोजनालय हैं और उसके साथ साथ जो व्यवस्था चाहिए वो सभी प्रकार की व्यवस्था है। इस टेंट सिटी में करीब 1450 कमरे तैयार किए गए हैं। एक छोटा चिकित्सालय भी बनाया गया है जिसमें 10 डॉक्टर 24 घंटे तैनात रहेंगे।
कक्ष में 3 पूज्य संतों का आवास है, साथ में लेट बाथ अटैच है। यहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं हैं, स्नान के लिए गर्म पानी और अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं, जो भी आवश्यकता है वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ रहेगी। समस्या ना रहे, हाँ नहीं रहे इसके लिए, क्योंकि यहाँ एकदम संख्या थोड़ा रहेगी, अधिक मोबाइल चलेंगे और ये समस्या ना हो, उसके लिए एक हमने जियो का टावर, BSNL का टावर और एयरटेल से भी संपर्क किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या जी में विशाल लंगर सेवा, यही वो जगह है जहां पर हजारों संत जो यहां पर अगले कुछ दिन में पहुंचने वाले हैं, अपने सहयोगियों और अनुयायियों के साथ उनके लिए भोजन का इंतजाम किया जाएगा। ये भोजनालय है एक तरीके का, और यहाँ पर हजारों लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। जो आयोजक हैं उनके मुताबिक करीब 12,000 लोग यहाँ पर हर रोज़ खाना खाने के लिए पहुँचेंगे। और ये वो इलाका है राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर 45 एकड़ में फैला ये टेंट सिटी, और इसे विशेष तौर पर तैयार किया गया। ये एक तरीके का मिनी शहर है जो अयोध्या के बीचों बीच बनाया गया है। उधर राम जन्मभूमि स्थल के एंट्री गेट पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ 2 भव्य गेट बनाए गए हैं, साथ ही एक नया रिसेप्शन एरिया भी तैयार किया गया है। अभी से कई राज्यों से संत और आम श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे हैं। आप देख सकते हैं ये 2 नए गेट्स हैं जिनका यहाँ पर अभी निर्माण हो रहा है। अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। ये 2 गेट यहाँ पर भव्य गेट बनाए गए हैं जिनको 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पर जो मंदिर में दर्शन करने आए हैं। आप लोग को यहाँ पर काफ़ी उत्सुकता है, मैं देख रहा हूँ लोगों में। बहुत ज़्यादा उत्सुकता है हम लोगों को कि हमारे अयोध्या जी में श्री रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, इसीलिए हम लोग दर्शन करने आ रहे हैं। हम मंदिर तक गए लेकिन काम चालू है इसलिए अंदर जा नहीं पाए। अभी रोक दिया हुआ। सिक्योरिटी अच्छी, सब चेक करते हैं, कुछ भी अंदर लेने देने जाते, कंगवा पुड़ी वगैरह कुछ भी नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं। आने वाले दिनों में अयोध्या में नए राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन के लिए और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। अयोध्या में 4 वेदों की तर्ज पर 4 पथ बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है राम पथ, क्योंकि इसको बनाने के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा मंदिरों और दर्जन भर से ज्यादा मस्जिदों को हटाया गया। पहली तस्वीर कैसी थी और अब कैसी है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। साथ ही दिखाते हैं कि राम पथ में जो दुकानदार हैं, श्रद्धालु हैं, वो क्या कह रहे हैं। राम पथ से देखिए हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अयोध्या का धर्म पथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ और सबसे लंबा 13 किलोमीटर का राम पथ। जहां कड़कड़ में बसते हैं राम, उस अयोध्या नगरी को मेरा प्रणाम। मैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हूं और अयोध्या में 4 पथ की इस वक्त बहुत चर्चा है। 4 वेदों के तर्ज पर 4 पथ यहां पर बनाए गए हैं। राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ, और इनमें भी सबसे ज्यादा चर्चा है राम पथ की। तो आइए आपको लेकर चलते हैं राम पथ के 13 किलोमीटर के इस सफर पर और आपको दिखाते हैं कि आखिर राम पथ ने अयोध्या को कितना बदला है। अयोध्या के तुलसी उद्यान की ये तस्वीर करीब 1.5 साल पुरानी है और आज का ये राम पथ है। लता मंगेशकर चौक से शहादतगंज के 13 किलोमीटर के रास्ते को चौड़ा करने के लिए 2000 से ज्यादा मकानों और दुकानों का पुनर्निर्माण करवाया गया। इस प्रक्रिया में तमाम लोग खुश हैं और कुछ एक की शिकायत भी। पहले तो 4 गुना ज्यादा, 4 गुना नहीं 4 गुना ज्यादा हो गया। अच्छा, यानी रोज अगर आप 5000 रुपए की बिक्री करते थे तो आप 20,000-25,000 मान चलिए। 20-25,000 की बिक्री। ये ऐसे ज्यादातर दुकानदारों का है कि सबका बिजनेस बड़ा है। सारे लोग इससे भागीदार हैं, भगवान के पक्ष में हैं। मंदिर भव्य बननी चाहिए, लेकिन जैसे दुकानदार बेचारे गरीब दुकानदार हैं, इनका दुकान नहीं बन पा रहा है, सब टूटे फूटे में रह रहे हैं।
इन सर्दियों में छाया कोहरा और इससे पहले गुजरा मौसम बार बार प्रदूषण की याद दिला रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही दिखती है। बताया जा रहा है, आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के शहरों की हवा बीते 5 साल में बेहतर हुई है। देखिए। वाराणसी जाने वाले वहां के घाटों की सुंदरता और बेहतर होती हवा को महसूस करते हैं। बीते 5 साल में हवा का प्रदूषण घटाने की सरकारी कोशिशें यहां कामयाब होती दिख रही है। मोदी सरकार ने 2019 में ये प्रोग्राम शुरू किया था और पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में इस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। 2017 के मुकाबले वाराणसी में PM 2.5 की मात्रा में 72% की कमी आई है, जबकि PM 10 की मात्रा में 69% की कमी आई है। ये बस वाराणसी की कहानी नहीं है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2019 में सरकार ने हवा साफ करने के जो लक्ष्य रखे थे, वे कई शहरों में पूरे होते नजर आ रहे हैं। 2026 तक सरकार ने 131 शहरों में PM 2.5 में 40% कमी करने का लक्ष्य रखा है। रेस्पायर लिविंग साइंसेज एंड क्लाइमेट ट्रेंड्स के अध्ययन के मुताबिक 6 शहरों वाराणसी, आगरा, कानपुर, मेरठ, लखनऊ और जोधपुर में अभी ही 40% की कमी आ चुकी है। जिन 49 शहरों का अध्ययन किया गया, उनमें 27 शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई है। सरकार ने इस योजना के लिए 9,631 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। हालांकि ये सच है कि इस मोर्चे की चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षित हवा के जो मानक तय किए हैं, अभी उन तक पहुंचना बाकी है। मगर इसमें शक नहीं है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के नतीजे नजर आ रहे हैं।